गुड मॉर्निंग। हमारी मेट्रोलॉजी की क्लास चल रही है जिसमें लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था एटमॉस्फेयर के लेयर्स के बारे में। उसी को आज हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। वी विल लर्न मोर अबाउट द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड हाउ इट इज इफेक्टिव एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इट इन आवर एविएशन लाइफ। So the first layer is troposphere. So troposphere is the lowest portion of the atmosphere. It extends 16 to 18 kilometers over the poles and 8 to 10 kilometers over. It extends 16 to 18 kilometers over the equator and 8 to 10 kilometers over the poles. In this layer, temperature generally falls with the height, and that's called left side. Sometimes temperature also rise with height, that is called inversion or negative left side. I will tell you everything later in detail in other classes about this. The equator is much warmer than the pole and troposphere is much higher at equator, so that means warmer the surface, higher the height of the troposphere. एक्चुअल में ट्रोपोस्फीयर क्या होता है? ट्रोपोस्फीयर एटमॉस्फेयर की सबसे लोवेस्ट लेयर होती है और एटमॉस्फेरिक मास 99% प्रॉपर्टी इज फाउंड इन ट्रोपोस्फीयर। ऑल एविएशन एक्टिविटी, ऑल एयरलाइंस, ऑल चार्टर एयरक्राफ्ट, एवरीथिंग फ्लाई इन ट्रोपोस्फीयर। तो ट्रोपोस्फीयर का हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और जो ट्रोपोस्फीयर की जो ऊंचाई होती है ये 16 टू 18 किलोमीटर इक्वेटर पर इसकी ऊंचाई, मतलब इसकी जो लिमिट है वो 16 से 18 किलोमीटर तक होती है और पोल पर 8 टू 10 किलोमीटर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि पोल्स जो होते हैं वो ठंडे होते हैं। ठंडे पोल्स के ठंडे होने के कारण ट्रोपोस्फीयर की हाइट, मतलब ट्रोपोस्फीयर की जो लिमिट है कम होती है। एंड इन दिस लेयर टेम्परेचर जनरली फॉल्स विद द हाइट। क्या होता है ट्रोपोस्फीयर में? हाइट जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, फ्लाई करते हैं, टेम्परेचर गिरता जाता है। तो हाइट के साथ टेम्परेचर के गिरने को बोलते हैं लेफ्ट साइड। समटाइम्स टेम्परेचर आल्सो राइज विद हाइट। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आप ऊपर जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता जाता है। इसको बोलते हैं इन्वर्जन और नेगेटिव लेफ्ट साइड। इसको बोलते हैं नेगेटिव लेफ्ट साइड। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। द इक्वेटर इज मच वार्मर देन पोल्स। इक्वेटर जो होता है वो पोल से ज़्यादा गर्म होता है। इक्वेटर पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। एंड ट्रोपोस्फीयर इज मच हायर एट द इक्वेटर। और ट्रोपोस्फीयर की जो ऊंचाई होती है, जो लिमिट होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ज़्यादा गर्मी होगी, वार्मर द सरफेस, सतह जितनी ज़्यादा गर्म होगी उतनी ज़्यादा ही हाइट होगी ट्रोपोस्फीयर। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगला है ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज, इट इज द टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फीयर एंड मार्क द बाउंड्री बिटवीन ट्रोपोस्फीयर एंड स्ट्रेटोस्फीयर। ट्रोपोपॉज आखिरी लिमिट होती है ट्रोपोस्फीयर ये, और एक तरीके से बाउंड्री बनाता है ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज में क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है, जो लेफ्ट साइड होता है, घट जाता है। यानी कि टेम्परेचर इज फॉलिंग विद द हाइट, ये चीज़ खत्म हो जाती है। जब आप ट्रोपोपॉज में होते हैं तो धीरे धीरे टेम्परेचर वहाँ पे आपको ऊंचाई के साथ में गिरता हुआ नहीं मिलेगा, बल्कि स्टेबल हो जाएगा या बढ़ता हुआ मिलेगा। ये होता है ट्रोपोपॉज में। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। गुड मॉर्निंग। हमारी क्लास चल रही है मेट्रोलॉजी की। अभी हम एटमॉस्फेयर का चैप्टर ही पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ट्रोपोपॉज, ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोपॉज, और आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटोस्फीयर। सो व्हाट इज द स्ट्रेटोस्फीयर? स्ट्रेटोस्फीयर इज द नेक्स्ट लेयर आफ्टर ट्रोपोपॉज, बिकॉज ट्रोपोपॉज इज द बाउंड्री बिटवीन स्ट्रेटोस्फीयर and troposphere. So stratosphere extends from tropopause up to 50 kilometers. For 8 to 10 kilometer, this layer is isothermal
thereafter temperature increase slowly and towards the top sharply. It is a very stable region with low humidity and no weather. स्ट्रेटोस्फीयर जो होता है ये ट्रोपोपॉज के बाद में शुरू होता है और इसकी जो लिमिट होती है वो आफ्टर ट्रोपोपॉज अप टू 50 किलोमीटर्स स्ट्रेटोस्फीयर होता है. For 8 to 10 kilometers initially after tropopause, for 8 to 10 kilometers, this layer is isothermal. Up to 8 to 10 kilometers ये लेयर isothermal होती है, इसमें टेम्परेचर न बढ़ता है न घटता है एंड टेम्परेचर इंक्रीज स्लोली. और जब आप 8 से 10 किलोमीटर ऊपर जाते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में तो टेम्परेचर स्लोली बढ़ना शुरू करता है. जैसे जैसे आप टॉप पर और ऊंचाई पर जाते हैं तो टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है. इट इज़ ए वेरी स्टेबल रीजन. ये बहुत ही स्टेबल रीजन होता है क्योंकि इसमें बहुत लो ह्यूमिडिटी होती है और वेदर होता नहीं है. तो वेदर नहीं होने के कारण बिल्कुल ही स्टेबल रीजन होता है. द नेक्स्ट इज स्ट्रेटोपॉज. स्ट्रेटोपॉज इज द बाउंड्री लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर. जितने भी पॉज हैं ये बाउंड्री लेयर है. इसी तरीके से स्ट्रेटोपॉज भी बाउंड्री लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर का. स्ट्रेटोस्फीयर एंड मेसोस्फीयर के बीच की जो लेयर है वो स्ट्रेटोपॉज है. द नेक्स्ट इज मेसोस्फीयर. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम स्ट्रेटोपॉज अप टू 80 किलोमीटर. टेम्परेचर फॉल्स विद द हाइट इन दिस रीजन. So after the stratopause up to 80 kilometer, this is called mesosphere. और मेसोस्फीयर में टेम्परेचर जो है हाइट के साथ नीचे गिरता है, यानी कि यहाँ पे लैप्स रेट होता है. टेम्परेचर फॉल्स विद द हाइट इन दिस रीजन. ओके, द नेक्स्ट इज मेसोपॉज. सो the same things, it is also a boundary layer. This is the top of that mesosphere in mesopause. At this level temperature stops falling. mesopause में क्या होता है कि टेम्परेचर गिरना बंद हो जाता है जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है. एंड द लोवेस्ट टेम्परेचर इज अबाउट -90 to -100 डिग्री सेल्सियस. जो लोवेस्ट टेम्परेचर अब तक का मेसोपॉज में रिकॉर्ड किया गया है ये है -90 अप टू -100 डिग्री सेल्सियस. इसके बाद में हमारा आता है थर्मोस्फीयर. सो व्हाट इज द थर्मोस्फीयर? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम मेसोपॉज अप टू द एंड ऑफ द एटमॉस्फेयर. सो थर्मोस्फीयर जो होता है ये मेसोपॉज के बाद में शुरू होता है और अप टू द एंड ऑफ द एटमॉस्फेयर होता है. Where temperature start to increase with the height. Thermosphere, here temperature start to increase with the height and above 700 kilometers it is called exosphere. Exosphere means after that we have no atmosphere. In this layer the air is very thin and it has very few molecules. सो थर्मोस्फीयर में क्या होता है कि हवा जो होती है बहुत ही वेरी थिन हो जाती है. जो एयर होती है बहुत वेरी लेस मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं फॉर द हाई टेम्परेचर. आफ्टर दैट आयनोस्फीयर. द एटमॉस्फेयर अबव 60 किलोमीटर इज कॉल्ड द आयनोस्फीयर. 60 किलोमीटर के ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में 60 किलोमीटर के ऊपर जो लेयर है उसको हम आयनोस्फीयर कहते हैं. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द रेडियो वेव प्रोपोगेशन. रेडियो वेव प्रोपोगेशन मीन्स जब आप रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तो आयनोस्फीयर का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है क्योंकि वेव प्रोपोगेशन में फ्रॉम द सेंडर अप टू द रिसीवर इट गो अप टू द आयनोस्फीयर एंड देन इट रिवर्ट to the receiver. Sometimes it has we call it interference.
in radio wave propagation due to solar radiation। कभी कभी सोलर रेडिएशन की वजह से बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है वेव प्रोपगेशन में। जैसे कभी आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, कभी कभी आप बात करते हैं अपने सेल फोन से किसी लोकेशन पे खड़े होकर, दिन में वहाँ से बात नहीं हो पाती है अच्छी तरीके से, लेकिन आप रात में उसी लोकेशन पे आते हैं 10 बजे 11 बजे, जब इंटरफेरेंस बिल्कुल जीरो हो जाता है तो आपको वहाँ पे भी अच्छा सिग्नल मिलता है। तो ये इंटरफेरेंस होता है सोलर रेडिएशन की वजह से। तो हमारा ये जो एटमॉस्फेयर के लेयर्स थे इसके बारे में ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर, ISA। ISA क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द एविएटर्स। So in starting you have to know it very clear that what is ISA. So ISA is just an assumption to make the standard average atmosphere to complete the aviation standards like design and testing of aircraft, evaluation of the aircraft performance, calibration of the altimeters, etc. एक्चुअल में जब एविएशन का दौर शुरू हुआ तो एक स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हर जगह का प्रेशर टेम्परेचर सेम नहीं होता है। आप माउंटेन्स से फ्लाई करेंगे, आप लैंड एरिया से फ्लाई करेंगे तो आपका रनवे 6000 फीट पे है और आप यहाँ से फ्लाई करते हैं तो आपका रनवे जो है काफ़ी ऊंचाई पे है। तो इससे बहुत ज़्यादा जो है कैलकुलेशन में प्रॉब्लम्स थी। तो इसके लिए सोचा गया कि क्यों ना एक ऐसा स्टैंडर्ड जो है एटमॉस्फेयर डिजाइन किया जाए जो वर्ल्ड वाइड एक हो। इसके लिए फिर ये निकाला गया ISA, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर। अब इसकी खासियत क्या है, स्पेसिफिकेशन, तो इसमें जो है एजम्पशन है एयर इज ड्राई, द एयर इज कंप्लीटली ड्राई, इट हैज नो ह्यूमिडिटी, नो मॉइस्चर, नथिंग। सो इफ द एयर इज ड्राई देन द एजम्पशन इज एट द मीन सी लेवल। मीन सी लेवल पर जो टेम्परेचर होगा 15 डिग्री सेल्सियस, इट विल बी 15 डिग्री सेल्सियस एट मीन सी लेवल। द प्रेशर एट मीन सी लेवल will be 1013.25 hectopascals or 2.92 inches of mercury at the mean sea level, at the density at the mean sea level. So the density of the air at the mean sea level will be 1225 gram per meter cube. Then left side, आपको पता ही लेफ्ट साइड क्या होता है, हाइट के साथ टेम्परेचर का गिरना। लेफ्ट साइड फॉलिंग ऑफ द टेम्परेचर विद द हाइट is called left side. So left side will be 6.5 degrees Celsius per kilometer or 1.98 degrees Celsius per 1000 feet. Actually there is two atmospheres, international and the jet standard atmosphere. So in jet standard atmosphere we get it either 2 degrees Celsius. So temperature is assumed constant -50 degree Celsius from 11 to 20 किलोमीटर। 11 to 20 किलोमीटर टेम्परेचर को कांस्टेंट माना गया है, -56 डिग्री सेल्सियस। आप 11 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक फ्लाई करेंगे तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर है -56 डिग्री सेल्सियस अप टू 65,670 फीट। From 20 to 30 kilometer, there is a rise in temperature at the rate of 1 degree Celsius per kilometer. So, up to 20 kilometer, temperature is constant, -56 degree Celsius.
From 20 to 30 kilometer, there is rise in temperature 1 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है और 1 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से ऊंचाई से बढ़ता है। अगला टॉपिक है JSA, जेट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर। The ISA values are quite satisfactory for aircraft operating below 30,000 feet, not above this level. For space flights and very high altitude flying and engine manufacturing, additional specific values are required. To meet these levels, JSA was introduced. अभी आपने पढ़ा ISA के बारे में, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर के बारे में। अब आप JSA के बारे में जानेंगे। क्या हुआ कि जो ISA की जो वैल्यूज थी, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर में जो वैल्यूज थी, अप टू 30,000 फीट फ्लाइंग के लिए परफेक्ट थी, लेकिन उससे ऊपर फ्लाई करने के लिए उसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत थी, क्योंकि अब स्पेस फ्लाइट्स और जेट इंजन, ये सारी चीज़ें एविएशन इंडस्ट्री में आ चुकी थी। तो उसके लिए एक परफेक्ट एटमॉस्फेरिक कंडीशन का होना बहुत ज़रूरी है टू कंप्लीट ऑल द रिक्वायरमेंट फॉर द परफेक्ट एंड सेफ फ्लाइट। सो जैसे की स्पेसिफिकेशन थी, द मीन सी लेवल टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस, सेम एज ISA। लैब थ्रेट 2 degree Celsius per 1000 feet. Only this was modified from 1.98 degree Celsius to 2 degree Celsius, and there is no tropopause. In jet standard atmosphere, there is no tropopause, and the last rate is 2 degree Celsius per 1000 feet. Now, this one is followed everywhere. So, after this, our chapter atmosphere is in, and our next lesson will be pressure, atmospheric pressure. So I hope you will understand it. Thank you.